रमन रहीम। आज हम एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की बात करेंगे और देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि यूज़फुल हैं और उन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल इवॉल्व्स फ्रॉम प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स विद फोकस ऑन टाइमली कंप्लीशन। ऑब्वियसली कि जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं तो जो आपका स्केड्यूल है वो इवॉल्व होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे हमने जो है तो क्रिटिकल पाथ मेथड में देखा था कि कुछ एक्टिविटीज़ को अगर आप अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम होगा वो अर्ली कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा, और अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ को डिले करेंगे तो शायद उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो डिले हो जाए। ठीक है, तो क्रिटिकल एलिमेंट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस के देयर माइट सम अराइज सम प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जिसकी वजह से तो आप जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे रिसोर्सेज हैं, आपको अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए, कोई फंड्स आपको चाहिए, ठीक है, और या आपको कहीं से कोई सॉफ्टवेयर टूल चाहिए जो कि लाइसेंस आपने परचेज़ करना, लेकिन आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपकी जो हायर लेवल जो मैनेजमेंट है वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करती तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब स्केड्यूल डेवलपमेंट स्टेप्स में मतलब जब भी हमने अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करना है तो सबसे पहले तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। वी हैव टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के किस ऑर्डर में हमने अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद एस्टिमेट एक्टिविटी टाइम्स एंड देन डेवलप स्केड्यूल। और यही जो चीज़ होती है, ये जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड है उसके थ्रू भी हमने क्या किया था, एक क्रिटिकल पाथ को फाइंड किया था कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो के मोस्ट क्रिटिकल हैं, जिनको हमने टाइमली एग्जीक्यूट करना है, टाइमली फिनिश करना है। और अगर हम इन्हें टाइमली एग्जीक्यूट और फिनिश करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो गैंट चार्ट है, दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है। और इसके साथ साथ क्रिटिकल पाथ मेथड जो कि हमने अभी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। क्रिटिकल पाथ मेथड में हमने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पास का भी डिस्कस किया था कि कैसे हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड पास को यूज़ कर सकते हैं लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश और अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके साथ जो पर्ट एक टेक्निक है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के लिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस, देर आर डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस QM फॉर विंडोज़ एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो कि नॉर्मली हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टास्क कोच। ठीक है, टास्क कोच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 10 to 15 MB की फ़ाइल होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, यूज़र फ्रेंडली है बहुत, आप उसको इजीली समझ जाएंगे। और उसके अंदर आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, उनका बजट असाइन कर सकते हैं, टाइम असाइन कर सकते हैं, उनकी डेडलाइन को आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे ही डेडलाइन आएगी तो वो आपको अलार्म जो है तो वो जनरेट कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्केजुलिंग को समझना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसको डाउनलोड करें। अब इसके साथ एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें जो आज का हम जिस पे फोकस करेंगे वो है गैंट चार्ट। क्योंकि क्रिटिकल पाथ मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम गैंट चार्ट की बात करेंगे कि हम इसको यूज़ करते हुए कैसे जो है तो अपने प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो गैंट चार्ट इज़ बेसिकली अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ प्रोजेक्ट स्केड्यूल। हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक ग्राफिकल फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को बेसिकली डिस्प्ले करते हैं। ये उसी तरह ही होता है जैसे आप अगर एक क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको स्कोर और रन रेट का एक ग्राफ सा नज़र आता है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ गैंट चार्ट कि जिसके अंदर आपको जो है तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि गैंट चार्ट को हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब
गैंट चार्ट के अंदर शोइंग एक्टिविटी स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स एंड वेयर एक्स्ट्रा टाइम इज़ अवेलेबल, और हमें गैंट चार्ट से पता चल जाता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हमने क्रिटिकल पाथ मेथड में देखा था कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे क्रिटिकल पाथ में नहीं आती, उनका जब हम फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो फ्लोट वैल्यू से हमें ये पता चलता था कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल है, कि हम कितना इस एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, कि इस डिले करने के बावजूद हमारा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसका हमें पता चल सकता है। फिर सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विद फ्यू एक्टिविटीज़, नॉर्मली ये जो गैंट चार्ट की एक टेक्निक है, ये हम छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें जो है तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, जहाँ पे एक एक्टिविटी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली गैंट चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉबैक इसका एक क्या है कि प्रेसिडेंट रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज डिसर्नेबल विच लिमिट चार्ट यूज़ फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। समटाइम जैसे होता है कि आप जो है तो इतनी अच्छी तरीके से जो है तो जो एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है उसको डिफाइन नहीं कर पाते। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो है तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं, तो तब आपको ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसको यूज़ करते हुए। लेकिन अगर आपका जो है तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 10 to 15 एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है गैंट चार्ट, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों ने जो इस सेमेस्टर के लिए जो प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं, वो आपका जो नेक्स्ट टास्क होगा कि आपने गैंट चार्ट के अंदर उनकी एक्टिविटीज़ को मैप करना है। अच्छा जी, गैंट चार्ट का हमें पता चल गया कि दिस इज़ अ विजुअल स्केजुलिंग टूल। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, शो डिपेंडेंसीज, हम डिपेंडेंसीज को शो करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन से किन लोगों ने क्या काम करनी है, ठीक है। टास्क एलोकेशंस की बात करेंगे, रिसोर्सेज एलोकेशंस की बात करेंगे कि किस बंदे को क्या रिसोर्सेज देनी है। और इसके साथ साथ हम अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करेंगे कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी किस स्टेज के ऊपर हम पहुँचे हैं, हमने कितना काम कर लिया और कितना काम हमारा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम गैंट चार्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बिल्डिंग अ गैंट चार्ट, तो इसमें लिस्ट ऑल टास्क एंड माइलस्टोन्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, मतलब हमारे जितने भी प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स होंगे, माइलस्टोन्स का मतलब है जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हमारी माइलस्टोन्स होंगी। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, 4, दीज आर आवर माइलस्टोन्स, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका एक हॉरिजेंटल एक्सिस होगा, यहाँ पे आपने उसकी टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दी, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपने मेंशन कर दी और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम एज अ माइलस्टोन्स ट्रीट करेंगे। और जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस होगा, यहाँ पे आपने उन एक्टिविटीज़ का यहाँ पे एक स्केल प्रोवाइड कर देना है टाइमिंग का, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम जो है तो क्रिएट बॉक्स द लेंथ ऑफ ईच एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1 इज स्केड्यूल्ड फ्रॉम डे 1 and 3। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक एक्टिविटी 1 है, ये डे 1 से अगर डे 3 तक स्केड्यूल है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से ये देखेंगे, ये डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे और डे 3 तक हमने जाकर तो ये इसको एक यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया, इसको हम कहते हैं दिस इज़ एक्टिविटी 1। और उसके बाद अगर लेट सपोज कि ये जो एक्टिविटी 2 है, ये हमारी पास डे 2 से स्टार्ट हो रही है और डे 2 से स्टार्ट होकर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके एंड होती है, जो कि यहाँ पे डे 4 है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे पढ़ जाएगा एक्टिविटी 1, यहाँ पे पता चल जाएगा कि दिस इज़ एक्टिविटी 2। और इससे हमें ये पता चलता है कि स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी एक्टिविटीज़ को मैप कर सकते हैं गैंट चार्ट के अंदर। अब इसी तरह हम डिपेंडेंसी को भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी 2 है, ये उस वक्त तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक एक्टिविटी 1 कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हम ये एक एरो को यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। और आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी, एक की आउटपुट दूसरे की एज अ इनपुट हम यूज़ करेंगे, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट हाउस बिल्डिंग, ठीक है। एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे नंबर 1 एक्टिविटी 2 3 4 यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। डिज़ाइन हाउस, ये सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप हाउस को डिज़ाइन करेंगे, फिर फाउंडेशन बनाएंगे, फिर ऑर्डर करेंगे मटेरियल का, फिर हाउस को बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर पेंट एंड देन कारपेट एंड देन फिनिश वर्क, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, हर एक्टिविटी के आपने यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन कर दी कि अगर आपने हाउस को डिज़ाइन करना है तो वो 3 मंथ्स का टाइम लेगा, फिर फाउंडेशन का
कितना टाइम लगेगा, 2 मंथ। फिर ऑर्डर का मटेरियल इकट्ठा करने के लिए 1 महीना लगेगा। हाउस को अगर आपने बिल्ड करना है तो 3 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। ये आपने क्या बता दी, ड्यूरेशन बता दी हर एक्टिविटी की। और ये जो प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर का मतलब है कि आप उस वक्त तक फाउंडेशन के स्टेप पे नहीं जाएंगे, फाउंडेशन एक्टिविटी जो ले फाउंडेशन की एक्टिविटी है ये परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आपके घर का डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, मैप कंप्लीट नहीं होगा। और इसी तरह ऑर्डर एंड रिसीव मटेरियल, मतलब जब तक डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा तो उस वक्त तक आप जो है तो ऑर्डर और रिसीव मटेरियल नहीं कर सकते। तो प्रीडिसेसर में आप रिलेशनशिप्स डिफाइन कर सकते हैं कि जिसको आप प्री रिक्विजिट कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पहले कंप्लीट होनी चाहिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इसी तरह 2 और 3 बिल्ड हाउस के लिए 2 और 3 कंप्लीट होंगी तो आप घर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे प्रीडिसेसर्स को डिफाइन किए। और ये जो अगर हम इसको एक गैंट चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करें तो दीज आर आवर माइलस्टोन्स, जो अभी मैंने पिछले टेबल में आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं, ठीक है। ये देखिए एक्टिविटीज़ को हमने एक वर्टिकल एक्सिस में लिख दिया। ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमने देखी हैं, इन्हीं एक्टिविटीज़ को यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली क्या कर दिए हमने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिए। और ये जो टाइम का एक हमने स्केल दिया है, गैप देख लें सब में 2 मंथ्स के, और ये हमने बता दिया कि ये मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, और यहाँ पे हमने क्या बताया था 3 मंथ्स लगते हैं घर को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पे ये देखिए जो फर्स्ट डिज़ाइन हाउस का है वो टाइम कितने है, ये यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये कितने मंथ बनती हैं, 3 मंथ्स बनती हैं, ठीक है। इसी तरह ले फाउंडेशन का है तो ये भी हमने यहाँ पे ये बता दिया। इसी तरह फर्दर ऑर्डर एंड रिसीव का है तो हमने क्या किया, बेसिकली सिंपल जो उनकी ड्यूरेशंस हैं हमने उनको आपस में मैप कर दिया है गैंट चार्ट के ऊपर। और ये फर्दर अगर आप QM जो कि एक टूल है, ठीक है, विंडोज़ के लिए QM फॉर विंडोज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप ये बनाना चाहें गैंट चार्ट, आप उस पर भी बना सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनाना चाहें आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को अगर आप यूज़ करते हो तो उस पर भी आप इसको जो है तो गैंट चार्ट को बना सकते हैं। और ये इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब गैंट चार्ट इस्टेब्लिश अ टाइम फेज नेटवर्क, फिर कैन बी यूज्ड एज अ ट्रैकिंग। और इससे हमें यह पता चलता है कि हम कैसे प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। इनको बनाना आसान होता है, चीज़ें को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है, अपडेट करना आसान हो जाता है, यह पता चल जाता है कि कौन सी रिसोर्सेज किसने अभी तक यूटिलाइज़ की हुई हैं। तो आपका टास्क ये होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एक गैंट चार्ट बनाना है और अपनी एक्टिविटीज़ को वर्टिकल एक्सिस में ऐसा माइलस्टोन्स और साथ में हॉरिजेंटल में आपने उनका जो टाइम होगा वो आपने मेंशन करना है। और फिर आपने एक इसको कंप्लीट करके फिर आपने जो है तो ये सबमिट करना है। मैं इसकी जो असाइनमेंट होगी वो पोस्ट कर दूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।